नमस्कार मित्रों इन दिनों में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सब तरफ हमारे पड़ोसी देश का जिक्र हमारे सामने अक्सर आता है और ये रोज़मर्रा की बात हो गई है। बीते दिनों तो एक बार समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में लोग इसलिए भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के ऊपर नज़र गढ़ाए रहे कि आज शाम को वहाँ के प्रतिपक्षी नेता इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। इस समाचार को लेकर जो यहाँ के हमारे प्रिंट मीडिया के जो कार्यालय थे, जो संवाददाता थे, वे भी नज़र गड़ाए रखे, उन्होंने भी नज़र बनाए रखी इस बात पर, और यही स्थिति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास भी थी। लेकिन शाम तक ये खबर आ गई कि वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी ज़मानत की जो अर्ज़ी है उसको स्वीकार कर लिया। सर्वोच्च न्यायालय वहाँ का या जहाँ का भी वो समझता है कि देश के हित में क्या है। उनको मालूम था कि अगर इमरान को आज की तारीख में गिरफ़्तार कर लिया जाता है, हालांकि उसके खिलाफ़ गंभीर आरोप हैं, तो उसका परिणाम ये निकलेगा कि वो अनावश्यक रूप से एक नायक बन जाएगा, हीरो बन जाएगा। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी स्थिति ये होती है कि हम लोग किसी भी खलनायक को नायक बनाने में गुरेज नहीं करते जब उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो जाए। जब वो अपने आप को शहीद के रूप में प्रस्तुत करे तो हमारे लिए वो नायक हो जाता है। और यही स्थिति जब इस पर चर्चाएं चली, बहुत सारी चैनल्स के ऊपर जब चर्चाओं का सिलसिला शुरू हुआ तो उनमें बहुत सारी बातें आई थी कि जब भारत पाक विभाजन हुआ था तब बहुत सारे लोगों ने अपनी संपत्तियां, वहाँ के लोगों ने भी यहाँ पर बेची नहीं थी, रख ली थी। दो कारणों से। एक कारण, सबके मन में एक विश्वास तो था कि विभाजन भले ही हो जाए लेकिन एक देश से दूसरे देश आने जाने में कोई रोक टोक नहीं होगी। और हम जब भी, पाकिस्तान के नेताओं की सोच ये थी कि जब भी हम भारत आएंगे तो कम से कम हमारी संपत्तियां वहाँ पर हैं तो वहाँ का रह लेंगे, हमें किसी की मोहताजी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये स्थिति वहाँ के सबसे बड़े नेता लोगों के साथ भी थी। मसलन जिन्ना ने अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी संपत्तियाँ सिर्फ इसलिए बनाए रखी कि यदि संपत्तियाँ बनी रहेंगी तो मैं कभी भी यहाँ आ जा सकता हूँ। और दूसरी बात ये भी थी कि उसने बॉम्बई वाली, जो आज मुंबई है उस वक्त बम्बई था, तो बम्बई वाली अपनी जो सारी की सारी संपत्ति थी वो दो कारणों से नहीं बेची थी। एक कारण ये भी था कि उसे लगता था कि मुझे कभी कभार मेरा मन करेगा कि मैं अपनी बिछड़ी हुई पत्नी रति की कब्र पर आकर 4 फूल चढ़ा जाऊं और मैं उसको उसके रुखसती वाले दिन के रूप में भी याद करूंगा और उसे हमेशा अपनी स्मृतियों में जीते जी बनाए रखूंगा। दूसरा ये भी था कि उसकी अपनी बेटी भी यहाँ पर उन्हीं परिवारों में, पारसी परिवारों में ब्याही हुई थी, तो उसको ये भी लगता था कि ये संपत्ति यहाँ पर मैं बेचूंगा नहीं। और यही स्थिति दिल्ली वाली संपत्ति की थी। जिन्ना ने वह संपत्ति भी नहीं बेची। वो इसलिए नहीं बेची, दो कारणों से नहीं बेची कि एक तो उसके पास ये था कि मेरा आना जाना भारत में लगा रहेगा, पड़ोसी मुल्क हैं और बरसों तक हमें आपस में कुछ लेन देन, कुछ हिसाब किताब, कुछ संपत्तियों का बंटवारा, इन पर हमें मिलते जुलते रहना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में यदि मेरे पास मेरी संपत्ति है तो मेरी एक जो बाकायदा जो स्थिति है वो बड़ी सुदृढ़ रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी ऐसी जगह मेहमान के रूप में ठहराया जाऊं जहां मेरी हर गतिविधि पर भारत के जासूसों की या भारत की जो एजेंसियां हैं गुप्तचर, उनकी नज़र रहे। तो वो हमेशा इस बात का कायल रहता था और इसीलिए उसने अपनी दिल्ली वाली जो संपत्ति थी उस संपत्ति को अपने एक दोस्त के पास रख दिया था और उसकी संपत्ति का एक उसको बना दिया था कि तू इसका प्रबंधक होगा और मैं जब भी हालात सामान्य होते हैं, जब भी आऊँ, मुझे यहाँ पर रहने की पहले की तरह से सम्मानजनक ढंग से इजाज़त होगी, क्योंकि ये मेरी अपनी संपत्ति है। और उसके दोस्त कौन थे तब? रामकृष्ण डालमिया। और जब लंबे अरसे तक जिन्ना नहीं आए, उनका निधन भी हो गया, तो उसके बाद डालमिया ने वही संपत्ति जो जिन्ना के नाम पर थी वो विश्व हिंदू परिषद को दे दी। विश्व हिंदू परिषद ने वहाँ गौ रक्षा समिति का दफ्तर खोल लिया। तो स्थितियाँ कितनी बदल जाती हैं, ऐतिहासिक
परिप्रेक्ष्य कितना बदल जाता है, इस बात का अनुमान राजनेताओं को कभी भी नहीं लग सकता। और ये स्थिति बहुत सारे समृद्ध परिवारों में थी। लियाकत अली की अपनी, उनकी जो पहले देश के वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उसकी अपनी कोठी वो भी करनाल में उसकी ख़ानदानी पुश्तैनी कोठी थी, उसने नहीं बेची। और इसी प्रकार से बहुत सारी अन्य संपत्तियां उत्तर प्रदेश में उसकी ज़मीनें थी, जागीरें थी, जो उसने बेची नहीं, इसी उम्मीद में कि कभी कभी आना जाना लगा रहेगा तो वहाँ पर उन ज़मीनों पर मेरे अपने विश्वस्त लोग काबिज़ रहेंगे और मुझे पूरा का पूरा सम्मान जो है एक मालिक के रूप में दिया जाता रहेगा। अब जब रेडक्लिफ की बात होती है तो रेडक्लिफ का तो सबसे बड़ा संकट ही ये था कि ये लोग इकट्ठे रहना भी चाहते हैं और इकट्ठे नहीं रहना भी चाहते। ऐसी एक द्विपक्षीय विरोधाभास की स्थिति जो है, इसमें बंटवारा कैसे न्यायपूर्वक हो पाएगा, ये रेडक्लिफ को समझ में नहीं आया था। रेडक्लिफ जिस दिन आया था यहाँ पर मित्रों, उसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 48 बरस की थी। 48 बरस की उम्र वाले एक एडवोकेट को, एक वकील को ये काम सौंप दिया गया कि वो इस देश को बीच में से उसका विभाजन कर दे। इतना बड़ा देश जिसकी सभ्यता, संस्कृति और न जाने कितना कुछ समृद्ध अतीत है, जिसकी विरासत है, अब इतने बड़े देश को इस तरह से दो टुकड़ों में बांट देना, ये किसी के बस का रोग हो ही नहीं सकता। किसी भी अत्याचारी जो हमलावर आते थे विदेशी, उनके बस का भी रोग नहीं था इस तरह से बांट लेना। और रेडक्लिफ, जिसको देशों के बीच में बंटवारे का कोई अनुभव भी नहीं था, उसका अनुभव एक ही था कि जब भी ये किसी की संपत्ति बांटता है तो संपत्ति बांटते वक्त ये आदमी तटस्थ हो जाता है, ये पक्षपात नहीं करता। सिर्फ इसी बात पे उसको ये दे दिया गया। और उस वक्त दो आयोग बने थे, सीमा आयोग एक नहीं था। दोनों आयोगों का अध्यक्ष रेडक्लिफ ही था। एक आयोग को बंगाल के बंटवारे का काम सौंपा गया था और दूसरे आयोग को जो शेष क्षेत्र है, जो पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें पश्चिमी पंजाब और सिंध ये क्षेत्र आते हैं और बलूचिस्तान वगैरह, इनके बंटवारे का भार सौंपा गया था कि एक पंजाब का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसका बंटवारा करेगा और दूसरा आयोग बंगाल के जो क्षेत्र हैं जो मुस्लिम समुदाय वाले, उनको एक तरफ करेगा, वहाँ का बंटवारा करेगा। तो बंटवारा हो गया, लेकिन कहीं भी अंतिम क्षण तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। और रेडक्लिफ ने स्वयं एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि एक समय वो भी आ गया था जब मैंने निर्धारित कसौटियों के आधार पर लाहौर को भारत को ही सौंपने का निर्णय ले लिया था और मैंने अपने इस निर्णय से सूचित भी वायसराय को कर दिया था कि मैं ये करने जा रहा हूँ। और ऐसे स्थिति में मुझे रोका गया बाकायदा, क्योंकि लाहौर उस वक्त वहाँ की राजनीति का मुख्य केंद्र था और मुस्लिम लीग को ये कतई स्वीकार नहीं था कि लाहौर भारत को चला जाए। तो वो कहते थे हमारे पास और है क्या सिवाय लाहौर के। फ़िलहाल तो इस्लामाबाद तो बाद में अस्तित्व में आया, कोई भी ऐसा बड़ा नगर महानगर उनके पास नहीं था जो इस प्रकार से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सारे पाकिस्तानी क्षेत्रों का केंद्र माना जाए। ऐसा कोई क्षेत्र उनके पास नहीं था और इसलिए उनके कड़े विरोध के बाद लाहौर को भी छोड़ दिया गया, लाहौर को पाकिस्तान में ही रहने दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी विसंगतियाँ इस बंटवारे का आधार बनी। जब विसंगतियों पर कोई भी विभाजन होता है मित्रों, तो उस वक्त एक देश को तो सफ़र करना पड़ता है और एक देश को संकटों में से, गंभीर संकटों में से गुज़रना पड़ता है। और दूसरा देश जो है, यदि वो विकास का मार्ग चुनता है तो आगे बढ़ जाता है। हम तो आगे बढ़ गए, हम तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसे अमृत काल कह रहे हैं और उनके पास गर्व करने को पड़ोसी देश के पास कुछ भी नहीं है। शुक्रिया।